हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं बच्चों। बोर्ड बहुत ही पास है 2023 का और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। 10वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जिसमें बच्चों कंसेप्ट आता है वो आता है एसिड का। तो एसिड वगैरह क्या होता है सब लोग जानते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। ये जलीय विलयन में जो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा है वो ये है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं यानी कि त्याग देते हैं। ठीक है, एसिड का मतलब होता है कि जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड का मतलब होता है खट्टा जो कि एक लैटिन शब्द होता है। अब दो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो आपके कोर्स में केवल 3 ही ऐसे एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग है। पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 और बच्चों तीसरा हमारे पास में है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है। अच्छा पहली बात मैं बात कर लूं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर 100% के क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। 100% जल में जाने पर H+ आयन का त्याग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। देखिए दूसरा हमारे पास में है वीक एसिड। वीक मतलब कि दुर्बल एसिड। उसमें हमारे पास बच्चों कौन कौन से हैं, ये हमारे पास है ये हमारे पास है एसिटिक एसिड और ये हमारे पास है लैक्टिक अम्ल और ये हमारे पास में ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है जो कि अचार में हम लोग डालते हैं। अब दुर्बल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर 100% वियोजित नहीं होते यानी कि थोड़ा बहुत टूटते हैं, 50% टूट गया, 60% टूट गया, वो हमारे पास होते हैं दुर्बल अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है बच्चों दही वगैरह में होता है और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये टमाटर में होता है। ठीक है, अब देखो सांद्र अम्ल क्या होते हैं। अगर पानी की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो आपस में, अगर तो इसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। यानी कि पानी की मात्रा बहुत ही कम होता है सांद्र अम्ल के अंदर, उसमें ना कि बराबर आप कह सकते हैं पानी होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल। जबकि जल जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है, ठीक है ना, और जो अम्ल होता है वो अधिक मात्रा में होता है। अब डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल जो होता है वो कम मात्रा में होता है और पानी उसमें अधिक मात्रा में होता है, तो आप उसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। देखिए क्षार की बात करते हैं। क्षार क्या होता है। क्षार जो हमारे पास बच्चों बेस यानी कि ये स्वाद में होते हैं, यानी बच्चों जो ये है बेस क्षारक, इसमें क्या होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लिटमस जो होते हैं लाल उसको नीले में बदल देते हैं। अब इसका जो बेहतरीन इंपोर्टेंट परिभाषा है जो आपको पेपर में लिखना है, क्षारक वे होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन का त्याग करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षारक बोलते हैं। अब क्षारक भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी कि प्रबल वे होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपको बच्चों याद ये रखना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम लोग, हाँ वो तो सेम नाम है। अब ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्बल क्षारक केवल एक है आपके कोर्स में, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और कोई भी नहीं है। ठीक है, क्षार, अब क्षारक तो था वो प्योर क्षारक होते हैं, जो प्योर होते हैं उसे बोलते हैं क्षारक, और ऐसा क्षारक जिसमें आप पानी मिला दो, जलीय क्षारक, उसे हम लोग बोलते हैं क्षार। तो क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्योर फॉर्म में होता है आप उसे पानी में घोल करके क्षार बना सकते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये सब क्षार है, पानी में घोला हुआ है, पानी में घुलने के बाद बन जाता है क्षार। और पानी में अगर नहीं है, डिजोल्व प्योर फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्षारक। अभी आ गया सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, देखो अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण उत्पाद मिलता है, उसे हम कहते हैं लवण। जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है ना, MgCl2 हो गया, ये सब बच्चों पार्टी क्या है, लवण होते हैं। आइए बात करता है कि सूचक को। सूचक क्या होता है कि एक ऐसा सबस्टांस होता है, स्पीसीज होता है, जिसकी सहायता से हम लोग जो है ना अम्ल और जो क्षारक है उसकी पहचान करते हैं, ठीक है ना, सूचक होता है। तो सूचक यानी कि इंडिकेटर्स, ये होता है क्या एक्चुअली, देखिए सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदलता है। तो ये जो सूचक होते हैं इसका जो रंग चेंज होगा या फिर इसका जो गंध है वो चेंज होगा। अम्लीय माध्यम में चेंज, अम्लीय माध्यम में गंध कुछ और होगी और क्षारीय माध्यम में गंध कुछ और होगी। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग रंग या क्षारक जो है ना जो सूचक होते हैं, ये क्षार की उपस्थिति में कुछ और रंग प्रदर्शित करते हैं, अम्ल की उपस्थिति
स्थिति में कुछ और रंग करते हैं प्रदर्शित, गंध वगैरह भी ये चेंज कर लेते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं सूचक। ठीक है ना। आइए अब देखिए सूचक के प्रकार होते हैं। सूचक क्या होता है, देखिए हमारे पास टोटल 3 टाइप के सूचक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित यानी कि जो लैब में प्रिपेयर करते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है गंधीय सूचक। बच्चों ये नोट्स आप कॉपी करते रहें अपने कॉपी और पेन की हेल्प से, ताकि आप इसको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो आप इसके नोट्स बनाते रहे। देखिए प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेजिनिया ये पौधा होता है। हाइड्रेजिनिया क्या है, पौधा होता है। हल्दी हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन होगा, प्राकृतिक सूचक हो गए। अब देखिए संश्लेषित सूचक। संश्लेषित में आपको बच्चों 2 ही नाम याद रखने हैं, एक तो फिनोप्थलीन और दूसरा है मिथिल ऑरेंज। देखिए रासायनिक होते हैं ये हम लोग लैब में जाकर के क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रसायन को मिक्स करके बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संश्लेषित सूचक। ये सार्वभौमिक सूचक भी कहलाते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा सूचकों को मिला करके एक नया सूचक हम लोग बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक सूचक। उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। गंधीय सूचक वो सूचक होते हैं जो अम्ल में या क्षारक में जाकर के अपना गंध परिवर्तित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, इन सब्सटेंस की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, यानी ऐसे पदार्थ जिसका गंध अम्लीय माध्यम में क्षारक माध्यम में बदलता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, गंधीय सूचक। ठीक है ना। अब देखो प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों। देखो अब आता है सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमारे पास है, लिटमस है, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी है। हमको ये देखना है कि रंग हो चाहे गंध हो या अम्ल के साथ कैसे चेंज होता है, रंग हो चाहे गंध हो या क्षारक में कैसे चेंज होता है। अगर लिटमस है तो जो लिटमस क्या होता है, अम्ल माध्यम में लाल हो जाता है और क्षार माध्यम में क्या होता है, वो नीला हो जाता है। ऐसे लाल पत्ता गोभी का रस होता है, वो अम्लीय माध्यम में लाल रहता है और जो होता है क्षारक में वो हरा हो जाता है। हल्दी का भी कोई चेंज नहीं होता, हल्दी का जो रंग होता है वो अम्लीय माध्यम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो क्षारक माध्यम में होता है बच्चों वो लाल हो जाता है। हाइड्रेजिनिया के फूल का रस एक पौधा होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, बुक में इसके वो है, इसका मतलब फोटो आप देख लेना उसमें। तो क्या है, अब क्या है, हाइड्रोजन फूल का रस तो नीला होता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में हो जाता है गुलाबी। कितना इंपॉर्टेंट बात हो गया। देखिए अब आता है संश्लेषित सूचक। देखिए संश्लेषित के अंदर 2 ही होते हैं, ये आपको बहुत याद रखना है, जरूरी है। संश्लेषित सूचक फिनोप्थलीन जो होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता अम्लीय माध्यम में, लेकिन जैसे आप उसको क्षारक में डालेंगे तो वो रंग पिंक हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज होता है, अम्ल माध्यम में तो लाल होता है, लेकिन जो क्षारीय माध्यम में वो पीला हो जाता है। ठीक है ना। अब आइए देखिए प्याज का रस यानी गंधीय सूचक। प्याज के रस का तीक्ष्ण गंध आता है, यानी कि जैसे ना उसको सूंघेंगे तो नाक में लगेगा तेजी से। अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध होता है और क्षारीय माध्यम में उसको कोई भी गंध नहीं आता। किससे, प्याज से। अब आता है वेनिला, ये एक टाइप का गंध वाला होता है सूचक, जो कि जो गंध उसका बिना किसी अम्ल या क्षारक के माध्यम के होता है, वही गंध उसका बना रहता है अम्लीय माध्यम में, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें क्या है कि जो क्षारीय माध्यम में होगा इसका गंध जो है वो बदल जाएगा, उसमें कोई भी गंध ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब लौंग का तेल सब लोगों ने आपने देखा होगा, घरों में तुम्हारे होंगे, अगर चेक भी कर सकते हो आप लोग अम्लीय माध्यम में। नींबू का रस लेकर के देखना उसमें क्या गंध आता है। देखो समान गंध रहती है लौंग के तेल के अंदर, और क्षारक यानी साबुत पानी में डालना कोई भी गंध नहीं आएगा। ठीक है ना। ये इसका था बड़ा इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया हमारे पास सूचक। देखिए क्या है हमारे पास में, अम्लक और क्षारक के रासायनिक गुण। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए चेक करते हैं। तो धातु के साथ में जब भी अम्ल करता है रिएक्शन तो लवण और हाइड्रोजन गैस हमको देता है, और जब क्षार के साथ करता है रिएक्शन तो भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस ही देता है। तो ये तो हमारे पास हो गया धातु की रिएक्शन अम्ल और क्षार के साथ में। देखिए अब यहां पर पूरे एनसीईआरटी में जो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है क्षार के साथ में धातु का रिएक्शन, वो हमारे पास में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, और हमें सोडियम जिंकेट, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सोडियम जिंकेट एकमात्र रिएक्शन आपके बुक में है जो कि क्षार के साथ में धातु का रिएक्शन। देखिए सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और ये H2 गैस बाहर निकल रहा है। अब बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी धातु होता है वो अम्ल के साथ में, क्षारक के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन जो गैस निकल रहा है हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही टेस्ट है पूरे बुक में, पॉप साउंड, यानी कि हाइड्रोजन गैस का हम लोग परीक्षण करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि की उत्पन्न होती है, साउंड।
ठीक है बच्चों, इसमें एक्चुअली होता क्या, देखिए जो भी H2 गैस निकल रहा है हम उसको परख नली के अंदर से और क्या होता है डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से हम उसे साबुन के पानी में डालते हैं। तो साबुन के पानी में क्या होता है कि बबल्स बनते हैं और जब वो गुब्बारे बन के बाहर निकलते हैं तो हम उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं और पॉप साउंड आता है। और पॉप साउंड ही इस बात की पहचान होता है कि उसके अंदर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा दहनशीलता वाली होती है तो भड़ाक भड़ाक के साथ जलता है। ठीक है ना, देखिए इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको जहां भी क्वेश्चन पेपर में दिख जाए पॉप साउंड, समझ जाना हाइड्रोजन गैस ही था वो। ठीक है ना, आ जाओ देखो आगे। अब आता है धातु कार्बोनेट धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। बच्चों धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धातु बाई कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमें देखना है अम्ल के साथ में इसका रिएक्शन। देखिए अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट हमेशा रिएक्ट करके अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बनाता है, CO2 गैस बनाता है और जल बनाता है। CO2 गैस, जी हाँ बिल्कुल भी, जितने भी कार्बोनेट के लवण होते हैं, जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हमेशा सदैव क्या करता है, CO2 गैस बनाता है और साथ में जल बनाता है। बच्चों देखिए तो धातु और ये हमारे पास बाई कार्बोनेट हो गया, ये भी यानी कि बाई कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा CO2 गैस जल और लवण ही बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो बच्चों हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस, साथ में जल मिलता है। आपको इसके अंदर संतुलित करने के लिए दो लगाना पड़ेगा NaCl के आगे और दो लगाना पड़ेगा HCl के आगे। अब देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे करता है रिएक्शन अम्ल। तो अम्ल की रिएक्शन देखो, धातु या सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ लो इसको, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लो, आपकी इच्छा है। देखिए बच्चों NaCl बनता है, CO2 गैस बनता है, प्लस H2 बनता है। दोनों रिएक्शन में खास बात ये होती है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले जो रिएक्शन में होता है अम्ल के साथ में, उसमें आपको संतुलित करना नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई भी नंबर लगाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आता है CO2 गैस की जांच। अब जो ऊपर दोनों रिएक्शन के अंदर CO2 गैस बाहर उत्सर्जित हो रहा है, उस गैस की पहचान कैसे की जाएगी भैया, तो आप ध्यान रखना, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के साथ में, जी हाँ लाइन वाटर बोलते हैं उसको, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं चूने का पानी। तो चूने के पानी से पास करने पर क्या होता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। बच्चों अब दूधिया इसलिए होता है क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में CO2 गैस अभिक्रिया करके और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बन जाता है जो कि सफेद अवक्षेप होता है, इसीलिए हमें उसका रंग दूधिया दिखाई पड़ता है। लेकिन एक खास बात ये होता है कि अगर आपने उस दूधिया रंग के अंदर और अधिक मात्रा में CO2 गैस पास कर दिया तो फिर बच्चों आपको वो CO2 गैस का जो अधिक मात्रा होता है उसकी वजह से उसका दूधिया रंग गायब हो जाता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो खत्म हो जाता है, वो हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है जो कि जल में घुलनशील होता है और दूधिया रंग हमारा इसमें से गायब हो जाता है। तो इससे दो टेस्ट, दो इंपॉर्टेंट परीक्षण जो होते हैं इस अध्याय से पेपर में आते हैं। पहला तो ये कि H2 गैस का टेस्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं पॉप साउंड, जहां दिख जाए पॉप साउंड आप समझ जाना H2 गैस वहां पर बन रहा था। और जहां भी आपको दिख जाए दूधिया रंग, दूधिया सफेद ही बिल्कुल सफेद, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि CO2 गैस का परीक्षण हो रहा है, वहां पर हमेशा CO2 गैस ही होगा आपके 10th स्तर पर। अब देखिए अम्ल क्षारक जब आपस में करते हैं रिएक्शन बच्चों तब क्या करते हैं, तो अम्ल क्षारक जब भी आपस में करते हैं रिएक्शन तो ये आपको अम्ल और क्षारक देते हैं, लवण प्लस जल भी आपको देते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल क्षारक जब आपस में करते हैं रिएक्शन तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब तो जब अम्ल और क्षारक आपस में करते हैं रिएक्शन तब हम उसको कहते हैं उदासीनीकरण। अभी अम्ल क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि अम्ल जो होता है क्षारक का, क्षारक अम्ल का प्रभाव आपस में खत्म कैंसिल करता है, तब हम उसको बोलते हैं वहां पर क्या हो रहा है, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जल और लवण प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका बेस्ट सैंपल ये है, सोडियम हो गया हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जो होता है बच्चों ये आपस में अभिक्रिया करके NaCl और H2O गैस बनाता है, यानी कि आप लोग न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसको मानकर चल सकते हैं। अब देखिए जो बनते हैं हमारे इस रिएक्शन में लवण बनते हैं, वो लवण बच्चों उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, तो दोनों तीनों टाइप के ये लवण हो सकते हैं। तो कब उदासीन लवण बनेगा, कब क्षारीय लवण बनेगा और कब अम्लीय लवण बनेगा वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखिए अगर एसिड स्ट्रांग हुआ, प्रबल अम्ल हुआ और क्षारक हो गया दुर्बल, तो जो स्ट्रांग होगा वही तो ना जीतेगा भाई,
तो जो अम्ल बनेगा हमारे पास में, जो बनेगा वो क्या सॉल्ट बनेगा, जो भी लवण बनेगा वो अम्लीय होगा और साथ में जल बनेगा। अगर अम्ल हो गया दुर्बल और प्रबल हो गया क्षारक, तो बच्चों आपको जो लवण मिलेगा वो लवण आपका क्षारीय गुण होगा। मतलब कहने का ये कि जो प्रबल होगा वही तो जीतेगा। अब एसिड तो हो गया वीक और जो बेस हो गया वो हो गया स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा भैया। तो क्या हुआ, क्षारीय लवण हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अब अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, अब तू भी स्ट्रॉन्ग मैं भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों में कोई जीतेगा ही नहीं, यानी कि लवण आपका प्राप्त हो जाएगा उदासीन। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बनाते हैं लवण और जल, ठीक है ना। देखो अब दुर्बल और दुर्बल दोनों ही कमजोर हो गए, फिर से कोई नहीं जीतेगा, तो यहां पर भी क्या होगा, उदासीन लवण प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की रिएक्शन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड जब भी करता है रिएक्शन बच्चों, वो हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है धातु ऑक्साइड। तो अब अम्ल के साथ में जब धातु ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ में करके रिएक्शन हमेशा लवण और जल बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl बेस्ट एग्जांपल यहां पर देखिए दे रखा हुआ है। तो इसमें बच्चों कैल्शियम क्लोराइड और यहां पर H2O बनेगा, जो कि गलत है इसमें, ठीक है ना। यहां पर CaCl2 के स्थान पर H2O लिख लेना। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है HCl के साथ में रिएक्शन करने के बाद में कैल्शियम क्लोराइड और साथ में H2O गैस बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होता है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना, यहां से प्रूफ हो गया। अब कुछ और धातु ऑक्साइड की रिएक्शन जो है अम्ल के साथ में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए जो धातु ऑक्साइड होता है बच्चों, ये क्षार के साथ रिएक्शन कभी नहीं करता, क्योंकि क्षार होता ही है और धातु ऑक्साइड भी क्षारीय होता है, तो क्षार में कभी भी रिएक्शन करते ही नहीं है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल हमारे पास में धातु ऑक्साइड के है। देखो अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ में जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, धातु ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रकृति का। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का था तो वो अम्ल के साथ में कर रहा था रिएक्शन, तो ऐसे ही अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो क्षार के साथ करता है रिएक्शन। यानी कि अधातु ऑक्साइड खुद अम्लीय है, तो अम्ल के साथ में तो रिएक्शन भैया नहीं होगा ना इसका, किससे होगा, क्षार के साथ में होगा। तो अधातु ऑक्साइड होता है CO2 गैस होता है, ठीक है ना, NO2 गैस होता है, ठीक है ना, और CO गैस भी होता है। तो अधातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षार के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हमको लवण प्लस जल देता है। CO2 गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी करता है रिएक्शन तो आपको यहाँ पर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है लवण, और हमको क्या मिलता है, जल, ठीक है बच्चों। अब देखो अधातु ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये, ठीक है ना, बहुत आसान था ये। अब देखो अम्ल की रिएक्शन, अब यहां पर क्या कर दिया, सब समराइज कर दिया, तो आप यहां पर देखिए उसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, और पूरे का पूरे आधे घंटे में क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अम्ल व क्षारक में क्या समानताएं होती हैं। देखो जितने भी अम्ल होते हैं बच्चों, जितने भी अम्ल होते हैं सभी के अंदर H+ आयन देने की क्षमता होती है, और जितने भी क्षार होते हैं सबके अंदर क्या होता है, OH- आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देने की क्षमता होती है बच्चों। ये होती है सारे अम्लों में समानताएं। तो सारे अम्ल के अंदर क्या होती है, H+ आयन देते हैं, और सारे क्षार जो होते हैं OH- आयन देते हैं, इसमें समानताएं होती है, ठीक है ना। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता, अब यहां पर देखिए जब आप जल को डालते हैं पानी के अंदर तो H2O प्लस H+ आयन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, जी हाँ, H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या फिर OH- में प्रति इकाई क्या होती है, कमी हो जाती है, हम उसको बोलते हैं कि डाइल्यूट हो गया है। अब देखो क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, ये तो बहुत ही आसान है। देखो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या की ऊपर हम क्या करते हैं, निर्भर करते हैं ये, ठीक है ना। अब देखो जिस विलयन के अंदर H+ आयन ज्यादा होगा वो अधिक प्रबल अम्ल होगा, और जो हमारे पास H+ आयन की मात्रा कम होगी वो होगा दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। ऐसे ही क्षार के अंदर होता है, अगर OH- आयन की मात्रा ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं सांद्र क्षार है वो, और अगर उसके अंदर OH- आयन की मात्रा कम है तब हम उसको बोलते हैं दुर्बल क्षारक है वो, ठीक है ना। अब ये आ गया सार्वभौमिक सूचक, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सार्वभौमिक सूचक, आपको ध्यान रखना है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आप सब लोग ये जान चुके हैं। दो एग्जांपल इसके होते हैं, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। देखिए जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, अब जल के अंदर सब लोग जानते हैं H+ आयन त्यागता है कौन, अम्ल,
और वो क्या करता है बच्चों, देखो H2O और ये H+ आयन जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अम्ल से आ रहा है, जल में जाकर क्या होता है H3O+ आयन बना लेता है, ठीक है ना। देखो ये HCl हो गया, H2O हो गया, तो HCl को आपने जैसे ही पानी में डाला तो HCl के अंदर से H+ आयन निकल करके क्या हुआ, H2O के साथ जाकर के जुड़ गया और जुड़ करके H3O+ आयन बन गया। ये प्लस आयन बच्चों इसलिए आता है क्योंकि H+ होता है ना, इसलिए आता है। और यहाँ पर क्या है, Cl- आयन बन गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है ना। जल की उपस्थिति में क्षारक जो होता है OH- आयन ये उत्पन्न हो जाता है। तो NaOH आप जैसे ही जल में डालते हैं तो Na+ आयन और OH में टूटता है, ठीक है ना। ऐसे हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो जल में टूटने के बाद में क्या बनता है, Mg+2+ आयन और OH- आयन बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जो जल में घुलते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, जो जल में नहीं घुलते उसे हम लोग कहते हैं क्षारक। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कभी भी अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा हमें जल के अंदर ही अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि जल और अम्ल का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर की प्रोसेस होती है, उसके दौरान बहुत सारी अमाउंट में उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। तो अगर आप एक साथ सारा का सारा जल पानी में डाल देंगे, सॉरी आप अगर सभी एक साथ जल अम्ल में डाल देंगे तो क्या होगा, एकदम से उष्मा बनेगा, उष्मा क्षेपी रिएक्शन होगी और उष्मा की उस अधिक मात्रा से आप जल सकते हैं। ये पूरा बीकर गर्म होकर टूट सकता है और टूट करके सारा अम्ल बाहर आ सकता है, और अगर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, आप जल सकते हैं, छलक करके बाहर आ सकता है। आंख से छलका आंसू, ऐसे ही बीकर से छलका अम्ल इंसान को हमेशा जला सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिक्स करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी है भैया, कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते हुए। हाँ ये मत ध्यान रखना, एक थोड़ा सा डाल करके हिला दो, अबे तुम्हारे लाना नहीं हमारे लाना ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा डाल करके फिर हिला दो, ठीक है ना, ऐसे करना होता है। अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो बोर्ड में आने के लायक क्वेश्चन है। देखिए, सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित, मतलब कि बाहर निकल सकता है, छलक सकता है, होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, ठीक है ना। अब जल को अम्ल में डालने से होगा क्या, देखो मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है अगर आपने जल को अम्ल में डाल दिया, लेकिन अगर आपने स्थानीय ताप की वजह से वो बीकर आपका टूट भी सकता है, ठीक है ना, टूटेगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हुआ उधर सब चीजें हमारे अम्ल के बारे में। अब आता है बच्चों पीएच स्केल। देखिए अब पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जो किसी विलयन के अंदर H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और विकसित किया गया जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। बच्चों पी के मतलब होता है कि पुषांश, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंज, और एच का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है ना। अगर पीएच कितना है, अगर किसी विलयन का पीएच, अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 है तो हम उसे कहते हैं उदासीन विलयन, और अगर पीएच किसी भी विलयन का 7 से कम है तो हम उसे बोलते हैं अम्लीय विलयन, ठीक है बच्चों। देखो, और अगर पीएच 7 से अधिक है तो हम क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन, ठीक है ना। अगर पीएच अधिक हो गया तो बोलते हैं क्षारीय विलयन। अब देखो ये जो स्केल होता है बच्चों, पीएच स्केल, इसके ऊपर संख्या होती है 0 से 14 तक लिखी हुई, ठीक है ना। देखो अगर यहां पर क्या H+ आयन की सांद्रता, देखो अगर कोई अम्ल दुर्बल है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर H+ आयन कम है, और अगर कोई अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे वहां पर कहते हैं कि H+ आयन की मात्रा अधिक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं CH3COH, यानी कि एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड इधर की ओर है, यहां पर H+ आयन की मात्रा बहुत कम है, ये इसलिए क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और यहां पर देखिए HCl, H2SO4 और HNO3, यहां पर बच्चों जो H+ आयन की मात्रा है वो ज्यादा है, सांद्रता H+ आयन की, ये इसलिए क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है, तो OH- आयन की मात्रा बहुत ही कम है इधर, तो हम इसे बोलते हैं दुर्बल क्षारक। अब यहां पर क्या है, प्रबल, प्रबल क्षारक के अंदर क्या होता है, प्रबल क्षार के अंदर क्या होता है कि OH- आयन की मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई क्षार है तो क्या उसके अंदर H+ आयन होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। अगर कोई क्षार है तो उसके अंदर H+ आयन होगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, वो अम्ल नहीं होगा लेकिन होगा।
अगर कोई दुर्बल अम्ल है या कोई अम्ल है तो क्या उसके अंदर OH रसायन होगा? तो होगा, लेकिन OH जो होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा H रसायन की तुलना में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर आपको दिखा रहा है, अगर आप 7 से कम की तरफ जाएंगे पीएच में तो वहां पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और अगर आप 7 से अधिक की तरफ जाएंगे पीएच में तो आपको वहां पर क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ती है, ठीक है ना। और 7 पर है तो वो क्या होता है? उदासीन। जितना कम होगा पीएच मान उसके अंदर H रसायन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा होगा पीएच मान उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी बच्चों, ठीक है ना। अब देखो दैनिक जीवन में जो होता है पीएच वो कहां कहां काम आता है, तो दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है बच्चों, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, इनके बॉडी का जो हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी के अंदर 7 से लेकर 7.8 पीएच का होता है रेंज, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बीच में कार्य होता है, तो वर्षा के जल की पीएच का मान कितना होता है? 5.6 होता है, से कम हो जाती है और वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है ना। जो पशु पक्षी होते हैं बच्चों वो भी ज्यादा काफी संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो वर्षा का जल क्या होता है? वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, हम उसे बोलते हैं हम उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। देखिए मिट्टी का पीएच, जो बगीचे में मिट्टी वगैरह होते हैं उसका पीएच भी हमें क्षारीय रखना होता है, ताकि मिट्टी क्या हो सके, उर्वरक बनकर के अच्छी उपज दे सके, ठीक है ना। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान क्या करता है, उसके अंदर आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारक को मिला देता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं इंफॉर्मेशन कि क्षारीय प्रकृति होना जरूरी है एक अच्छे उपज के लिए, जो कि 7 से लेकर 10 के आसपास पीएच होती है मिट्टी का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पाचन तंत्र सभी लोग जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र जो होता है स्टोमक, उसके अंदर उदर होता है, यानी कि स्टोमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है। वो HCl जो होता है अम्लीय मात्रा होती है, 3.5 के आसपास उसका पीएच होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो HCl जो होता है उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है बच्चा पार्टी। उपज की अपज अगर खाना आपका नहीं पचता है तो उसमें क्या होता है कि उदर यानी कि स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, अमाशय के अंदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उदर में दर्द होता है, जलन भी होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें होती है हमारे अंदर अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए पेट के अंदर, खट्टी डकार आती है, खाना पचता ठीक से नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बातें इसमें होती है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हो? एंटासिड। बच्चों एंटासिड एक प्रकार का जो होता है क्षारक होता है, क्षार होता है, जो कि अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा को हमारे पेट के अंदर पीने से क्या होता है? कम कर देता है। वही काम इनो भी करता है, एंटासिड भी करता है। तो एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बच्चों वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप ध्यान रखेंगे एंटासिड के रूप में कार्य करता है। आप इनो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब पीएच परिवर्तन की वजह से आपका दांत का क्षय मतलब टूट सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है? पायरिया लग सकता है, तो दांत का क्षय भी होता है। मुंह का पीएच का मान बच्चों 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर आप रात को मान लो खाना खाकर नहीं सोएंगे तो जो अंदर खाना फंसा हुआ है वो क्या होगा? सड़ करके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या हो जाएगा? उसका पीएच कम कर देगा और आपका जो दांत है वो खराब हो सकता है, सड़ सकता है, उसमें क्षय हो सकता है। दांतों का इनेमल जो होता है, दंत वल्क हम उसको बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर होता है हमारा पदार्थ। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह में अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तब ये संचारित यानी कि घुलने लग जाते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ने लग जाती है, ठीक है बच्चों। अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां पर मंजन यूज करते हैं। मंजन में क्या होता है? लवण क्षार होता है, जो कि अम्ल के साथ में करके रिएक्शन वो लवण बना लेता है और उसे बाहर थूक देते हैं ताकि आपका दांत जो होता है अम्ल से बच सके, ठीक है ना। अब पौधों में द्वारा उत्पन्न जो रसायन होता है वो हमें आत्मा रक्षा के लिए में काटते हैं। मान लो चींटी है तो चींटी हमें डंक मारती है, तो चींटी जो डंक मारती है वो मिथेनोइक अम्ल छोड़ देती है हमारी स्किन के ऊपर। तो वो अम्ल जो होता है क्या होता है? आपके स्किन के ऊपर क्या करता है? हाँ, इरिटेशन यानी कि वहां पर चीज आपको मचता है, जलन सेंसेशन महसूस होती है आपको। तो मधुमक्खी के डंक के अंदर क्या होता है? अम्ल छोड़ता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए छोड़ता है ताकि आप उसको छेड़े नहीं। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा लगा दो या लोहा रगड़ दो। अब जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या करता है? एक्चुअली वो क्षारक होता है, तो अम्ल के साथ में करके रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास में उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? लवण बन जाता है। तो हमारे को ना जो जलन होता है उस समय आराम मिल जाता है। नेटल जो है पौधा होता है, उसके डंक बाल मिथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमको जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधों की पत्ती रगड़कर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डाक पौधा होता है कुछ। अब आता है लवण। तो लवण में क्या होता है, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो अम्ल और क्षारक की परस्पर रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, यानी कि हमारे पास बनता है लवण। तो जो होते हैं लवण, उसका हमें पीएच देखना है। तो लवणों का पीएच क्या होता है, अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्या हमारे पास क्षारक है, तो जो उदासीन बनते हैं लवण, वो उसका पीएच मान क्या होता है, ओहो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक बनता है उदासीन, तो उसका पीएच होगा कितना, 7। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl। अब हमारे पास में क्या है, देखिए एसिड तो हो गया स्ट्रॉन्ग और बेस हमारे पास हो गया वीक है, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल हो गया क्षारक, तो उसमें जो आपको मिलेगा लवण वो अम्लीय मिलता है, उसका पीएच हमेशा 7 से कम होता है। अमोनियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रबल क्षारक होता है, दुर्बल अम्ल होगा तो क्या होगा, क्षारीय लवण आपको प्राप्त हो जाएगा, और क्षारीय लवण की जो पीएच मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो सोडियम एसीटेट इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब जो होता है हमारे पास सिंपल साधारण जो नमक होता है, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, रसायन बना सकते हो। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, विरंजक चूर्ण यानी कि CaCl2 बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का होता है सोडा, और होता है Na2CO3 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O हमारे पास बनता है, ये धोने का होता है सोडा। और लास्ट में 5वां आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, उसका जो होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस डॉट हाफ H2O होता है, इसका ना जल का अणु। अब यहां पर आता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते कैसे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी कि NaOH कॉस्टिक सोडा भी से हम लोग कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, उसका विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, क्षार बन रहा है, साथ में Cl2 गैस, यानी कि क्लोरीन गैस बनने की वजह से और क्षार बनने की वजह से हम इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। देखो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बीकर होता है, बड़ा सा होता है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बरीन। बरीन का मतलब होता है समुद्री पानी। बरीन यानी कि समुद्री पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा अधिक मात्रा में लवण होता है NaCl, और हमारे पास 2 इसमें क्या लगा होता है, हाँ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक का होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अब जो Na+ आयन होता है वो तो भागता है कहाँ की ओर, कैथोड की ओर, और जो H+ आयन होता है वो भागता है कहाँ, हाँ एनोड की ओर, सॉरी H+ आयन भागता है कैथोड की ओर, और जो Cl- आयन होता है वो जाता है एनोड पर। तो ये आपस में रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, आपको एनोड पर मिलेगा Cl2 गैस, और H2 गैस कहां पर मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। अब देखिए एनोड पर आपको Cl2 गैस मिलता है, कैथोड पर आपको H2 गैस मिलता है। कैथोड के आसपास में जो होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर यूज है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, 2 चीज बनता है, 3 प्रोडक्ट बनता है, 3 उत्पाद आपको देखने को मिलता है। एक तो मिलता है Cl2 गैस, दूसरा आपको मिलता है H2 गैस, और थर्ड आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिक सोडा। अब एनोड पर क्या मिला, Cl2 गैस, H2 गैस कहां पर मिलता है, कैथोड पर, और कैथोड के आसपास आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलता है। उपयोग देखिए, H2 गैस आप सब लोग जानते हैं ईंधन के रूप में काम होता है, जो रॉकेट वगैरह होता है उसमें हम लोग यूज में लाते हैं H2 गैस। Cl2 गैस जो होता है जल को स्वच्छ करने के लिए, या फिर PVC पाइप को, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में काम आता है। HCl जो होता है इस्पात की सफाई या औषधियों में काम आता है। इस्पात का मतलब होता है कि स्टील, उसकी सफाई करने के काम में वो आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कॉस्टिक सोडा, धातु से ग्रीस हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, साबुन कागज को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा। अब बच्चों हमारे पास में आता है NaOH और Cl2। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस प्रवाहित होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक, घरेलू विरंजक, जो कि रंग वगैरह को हटाने में, दाग को हटाने में काम आता है। वस्त्र विरंजन के लिए भी काम में लाते हैं। वस्त्र विरंजन का मतलब होता है कि कपड़ों से रंग वगैरह को, दाग वगैरह को हटाने के लिए। अब हमारे पास में आता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है CaCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो बच्चों में होता है वो हमारे पास होता है विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी भी आपसे कहते हैं, पर क्लोरीन की रिएक्शन से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में Cl2 गैस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस आपस में करके रिएक्शन क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हमसे कहते हैं, और साथ में आपको मिलता है जल। अब इसका यूज कहां होता है,
इसका जो मेन यूज होता है बच्चों वो होता है वस्त्र उद्योग में, यानी कि विरंजक चूर्ण का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो कहां पर होता है, सूती वस्त्र व लिनेन के विरंजक के लिए काम में आता है। वहां पर आप लोग रंग वगैरह को उसको हटाते हैं। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी से मज्जा के लिए आप लोग यूज करते हैं कि इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के भांति कार्य करता है कौन, विरंजक चूर्ण बच्चों। बेकिंग सोडा, देखो क्या बेकिंग सोडा जो हमारे पास में होता है वो होता है खाने वाला सोडा। तो आप जब भी कैल्शियम सॉरी सोडियम क्लोराइड H2O और CO2 गैस की अमोनिया के साथ में होता है रिएक्शन, तो आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में आपको मिलता है बेकिंग सोडा, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। अब देखिए यह जो होता है बेकिंग सोडा एक दुर्बल संक्षारक होता है, असंक्षारक होता है। खाना पकाते समय जब गर्म करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को, तो आपको क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो टूट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जल और CO2 गैस बनता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पकौड़ी बनाने के लिए हम लोग खस्ता करते हैं तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम लोग डालते हैं तो जब उसका रिएक्शन होता है, जब गर्म होता है तो वहां से आपको CO2 गैस प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होने की वजह से आपका पकौड़ी क्या बन जाता है, खस्ता बन जाता है। अब उपयोग कहां कहां होता है, देखिए ध्यान से। बेकिंग पाउडर जो होता है, अच्छा बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या करते हैं, पीस करके हम उसके अंदर टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं, तब वो आपका बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर कब बनता है, जब आप बेकिंग सोडा को पीस करके आप उसके अंदर टार्टरिक अम्ल को मिला देते हैं, तब बनता है बेकिंग पाउडर, जो कि आप लोग पकौड़ी वगैरह में डालते हैं उसको, ठीक है ना। अब उपयोग कहां होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में, यानी कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। इस रिएक्शन के अंदर से क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, पाव रोटी या केक के अंदर खमीर उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग बेकिंग सोडा को डाल करके भी खमीर उत्पन्न कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मुलायम और स्पंजी बन जाता है आपका क्या चीज, हाँ रोटी या पाव रोटी। देखो यह एंटा एसिड का एक संघटक है, यानी एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड आप लोग जानते हैं कि अम्ल की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो उसको उदासीन करने के लिए आप लोग यूज करते हैं एंटा एसिड। और एंटा एसिड जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो होता है सोडा अम्ल अग्नि शमन में भी क्या जाता है। अब देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग आप लोग आग बुझाने वाली जो गैस आती है उसके अंदर भी भर के रख सकते हैं, उससे आग हमारा बुझ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस होता है। देखिए अब धोने का आ गया, तो धोने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है बच्चों। अब सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनता है। आप इसके अंदर अगर 10 जल के अणु को डाल देंगे, यानी कि इनका हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O होता है बच्चों। उपयोग कहां कहां होता है, तो धोने के सोडा का जो उपयोग होता है सब लोग जानते हैं, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में काम में आता है। इसका उपयोग और कहां होता है, बोरेक्स के उत्पादन में। ये एक केमिकल होता है हमारे पास बोरेक्स, वहां पर काम आता है। इसका उपयोग जो होता है घरों में, यानी कि बेकिंग सोडा साफ सफाई वगैरह के लिए काम में आता है। कहां पर, हमारे हाउस होल्ड में काम आता है। जल की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, हाँ क्या, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग धोने का सोडा। अब बच्चों क्या आता है, POP आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे पास में होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, उसमें ½ H2O होता है। अब देखिए क्या होता है, जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे करते हैं गर्म, और यह जल के अणु को त्याग कर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP बना देता है। देखिए सफेद चूर्ण होता है जो जल में मिलने पर, अब अगर मान लो कैल्शियम सल्फेट अगर बन गया है क्या चीज, POP बन गया है, तो उसको सफेद बिल्कुल चूरा होता है, ठीक है ना। आप उस सफेद चूरे को वापस से पानी में मिला करके क्या कर सकते हैं, जिप्सम बना सकते हैं, कठोरता प्रदान करता है। अब दो जिप्सम, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है क्या, POP होता है। अब इसको आप लोग जैसे पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, वापस से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर बनता है POP में थोड़ा पानी डालने पर बनता है वापस से जिप्सम, ठीक है ना। उपयोग कहां होता है, देखो तो POP का जो पहला उपयोग होता है बच्चों, वो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए यूज में लाते हैं, क्या चीज, POP। तो POP क्या होता है, POP जो होता है डॉक्टर लोग यूज करते हैं किसमें, चिकित्सा में। अब पता इसका उपयोग आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो
मूर्तियां वगैरह बनती है, टॉयज बनते हैं, है ना, ये सब क्या होता है, पीओपी से ही बनते हैं। घर की जो सतह होती है, लेंटर करते हैं, तो उसमें डिजाइन वगैरह बनाने के काम में भी आता है और सरफेस बिल्कुल चिकना कर देता है, ठीक है ना। सरफेस मतलब कि सतह को बिल्कुल चिकना बनाता है कौन, पीओपी। अब देखो क्रिस्टलन क्या होता है, जल का, है ना। तो कुछ सूत्र होता है हमारे पास में, होता है कुछ सूत्र के अंदर क्या होता है, कुछ सूत्र के अंदर जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O हुआ, तब क्या बना, पीओपी बना। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट में अगर 2H2O हो गया, तब क्या बनता है, जिप्सम बनता है। तो जिप्सम, पीओपी, या फिर आप कह लो कपड़े धोने का सोडा, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ अंश होते हैं जल का, जल के कुछ अणु होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल का, ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड लवण कहते हैं, जिनमें जल के अणु होते हैं। तो एक निश्चित अमाउंट में जल के अणु का जुड़ना वो कहलाता है क्रिस्टलन का जल, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमारा खत्म हुआ चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षारक और लवण, ठीक है ना। इससे इंपोर्टेंट इसमें कुछ नहीं हो सकता, केवल 40 मिनट के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर को वन शॉट में निपटा दिया है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और लेक्चर में इसी प्रकार से किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहें।